तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं सेमेस्टर 2 एमडीसी पेपर। जिन लोगों ने एमडीसी पेपर में ट्राइबल स्टडीज़ चुना है, ट्राइबल स्टडी दैट मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे जनजातीय अध्ययन। अगर आपने सेमेस्टर 2 में जनजातीय अध्ययन का पेपर चुना है, ठीक है, जो कि आपको रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में काम देगा, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं PYQ बताऊँगा विथ आंसर के साथ। देखिए, ये जो है ना, ट्राइबल स्टडीज़ आपको केवल एनपीयू या रांची यूनिवर्सिटी में काम नहीं देगा, या संत जेवियर में काम नहीं देगा, बल्कि डीएसपी में काम नहीं, बल्कि सब में काम देगा। इवन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी काम देगा, BBMK में भी काम देगा। जहाँ जहाँ ये ट्राइबल स्टडीज़ का पेपर पढ़ाया जाता है, वहाँ वहाँ काम देगा, ठीक है। स्पेशली मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी के पर्पज से बना रहा हूँ। तो चलिए, देखिए, ये PYQ जो है संत जेवियर कॉलेज रांची का है, और पेपर तो इंग्लिश में आया है वहाँ पे, बट मैं इसका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हूँ और उत्तर हिंदी में दिया हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और यहाँ से उत्तर हमारा शुरू होता है। उत्तर इस तरह से है, तो आराम से पहले पेपर को देखते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। और ज्ञान सागर ऐप में ये सारा PDF पिछले 2 साल का PYQ ऐप पे अपलोड है विथ आंसर, और नोट्स भी अपलोड है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड है। तो ट्राइबल स्टडीज़ एमडीसी पेपर 2E एस संत जेवियर, ठीक है, SX मतलब संत जेवियर। अब देख लेते हैं, 2025 में पूछा गया पेपर है। समय जो इसमें 3 घंटा मिलता है, फुल मार्क्स 75 है। सबसे पहले आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, ठीक। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद ST के लिए सॉरी, देखिए बीच बीच में क्या होता है ना कि जमा ही आता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ST हैं। फिर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ट्रेडिशन सेल्फ गवर्निंग ट्राइबल सिस्टम इन मुंडा, ठीक है। तो देखिए, झारखंड के मुंडा ट्राइब्स को लेकर है। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ और बस्तर के बारे में बात किया गया है। तो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, फिर 5 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन है, ठीक, 5-5, यानी कि ग्रुप ए 15 मार्क्स का हो गया। इसमें है, ठीक, कल्चर ऑफ साइलेंस एमोंग ट्राइबल कम्युनिटीज़, और फिर आता है माइग्रेशन एज अ सोशल पॉलिटिकल इशू इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। आप बोलिएगा शब्द इंग्लिश में है भैया, हिंदी में दीजिए ना। हाँ, दोनों में दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर आता है ग्रुप बी, ठीक, ग्रुप बी, इसमें आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, किसी 4 को सॉल्व करना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान करता है। तो देखिए, अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना का प्रावधान करता है, ठीक है, याद रह जाएगा 342। नेक्स्ट, ऐसे याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनजातीय मध्य प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ वनों पे निवास करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि यहाँ पे मैक्सिमम ट्राइबल पीपल निवास करते हैं। अगला है, मुंडा जनजाति की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो जो मुंडा जनजाति है उसके पारंपरिक शासन प्रणाली होता है, उसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था या मुंडा मान की प्रणाली कहा जाता है। मुंडा जनजाति की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को मुंडा मान की प्रणाली कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड में भी आंसर कर सकते हैं मुंडा मान की प्रणाली, बट वो उतना सुटेबल नहीं रहेगा, ठीक है, अच्छा से लिखिए थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से कौन सी जनजाति संबंधित है। तो यहाँ पे मुरिया जनजाति के लोग रहते हैं। मुरिया जनजाति बस्तर क्षेत्र से प्रमुख रूप से संबंधित है। गौंड जनजाति की विभिन्न उपशाखाएं जैसे कि मुरिया, मारिया भी बस्तर क्षेत्र से निवास करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति जहाँ पूरे भारत की गौंड है, ठीक।
ठीक। दूसरा भील है और तीसरा है संथाल। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल। झारखंड में सर्वाधिक, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संथाल किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। गोंड, ठीक है, और भील ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो छठी अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पे 4 राज्यों को रखा गया है, ठीक। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और ये चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ओके, अब यहाँ पे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि जनजातीय समुदायों में मौन की संस्कृति, कल्चर ऑफ साइलेंस एमोंग ट्राइबल कम्युनिटीज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जनजातीय समुदायों में मौन की संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनजातीय समुदायों में मौन की संस्कृति का अर्थ है कि वे अपने विचारों, समस्याओं, भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के बजाय शांत एवं संयमित रहना अधिक उचित मानते हैं, ठीक है। देखिएगा, अक्सर ट्राइबल पीपुल उतना भीड़ में हल्ला नहीं करेंगे, वो चुपचाप रहेंगे, अपना शांत काम करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। तो वे अपने विचार हों, चाहे समस्याओं, प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनके माइंड के थॉट्स हों, वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करते हैं शहर के लोगों की तरह, ठीक है। अपना शांत रूप से काम करते हैं। हाँ, फिर उनको कोई अपना आदमी मिल जाएगा अपने परिचित का, तो फिर वो बात करते हैं। मुख्य बिंदु यहाँ पे क्या क्या है? उनकी यह पारंपरिक संस्कृति जीवन शैली का हिस्सा है। वे बाहरी लोगों के सामने कम बोलते हैं, ठीक है, तथा अपने समुदाय के भीतर ही संवाद करना पसंद करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब 2 ट्राइबल पीपल मिल जाएंगे तो वो अपने लैंग्वेज पे बात करेंगे। जैसे कि झारखंड में भी मेरे जो दोस्त हैं वो स्कूल में संथाली में बात करते थे, हमको समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो हम लोग झूठ मूठ का बोलते हैं, हड़ा बड़े बड़े एम मानो तो ठीक है। तो मतलब अनपढ़ जैसे समझ जैसा बोलने लगते थे। तो उन लोग फिर हमको संथाली भाषा बोलना सिखा दिया, ठीक है। चे मतलब बोले, सॉरी, चे मतलब क्या? रोड में मतलब बोलना, ठीक है। नुतुन मतलब नाम, संथाली भाषा आता है आपको? चलो, ओड़ाचे का नया, ठीक है। आपका घर कहाँ है? चलिए आगे देख लेते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपने भीतर ही संवाद करते हैं। सामाजिक अनुशासन और सामुदायिक एकता बनाए रखने में यह सांस्कृतिक सहायक होती हैं। शिक्षा, भाषा, संचार की कमी के कारण भी कई बार वे अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारे अन्य लोगों की तरह एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। उनको अपना भाषा आता है, कई जो ऐसे हैं जो उनको हिंदी भी नहीं आता, ठीक है। तो उनमें संचार की कमी हो जाती है, इस कारण से भी वो नहीं बोलते हैं। आधुनिक समय में इस मौन संस्कृति के कारण उनकी समस्याएं प्रशासन और समाज तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसलिए उनको जो है प्रमोट किया जा रहा है कि भाई आप लोग ना एजुकेटेड हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को सरकार के समक्ष रखें। मौन की संस्कृति जनजातीय समाज की एक विशिष्ट पहचान है, किंतु आधुनिक समय में शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति मुखर बनने की आवश्यकता है। मुखर मतलब मुंह खोल के मांगना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है जनजातीय समुदाय में प्रवासन एक सामाजिक या राजनीतिक समस्या के रूप में लिखे। प्रवासन मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बसना। क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बसना। हाँ, किनका बसना? तो जनजातीय समुदाय का एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बसना। ये एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या बन गया है, इसका कारण बताना है, ठीक है। तो प्रवासन यानी कि माइग्रेशन का अर्थ है रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा अथवा अन्य किसी भी कारण से एक स्थान से दूसरे जाकर के बसना। मान लीजिए मैं बोकारो का हूँ, रांची जाके बस गया, कोई भी रीजन हो सकता है रोजगार के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है शिक्षा पाने के लिए जा रहा हूँ, या फिर हमको ये एरिया स्कूल पसंद नहीं आया, ठीक है, यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, तो मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह पे। या कोई भी कारण हो सकता है कि वहाँ पे ज़मीन खरीद के शहर में रहने लगे। तो कोई सी भी कारण से अगर आप अपना निवास स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान में जाके बसते हैं तो जनजातीय समुदाय, इसी को माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और जनजातीय समुदाय में यह एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक समस्या बन गई है। कैसे भैया? देखिए, रोजगार या अन्य आजीविका की कमी प्रवासन का प्रमुख कारण है।
ठीक है, मैक्सिमम लोग काम करता जहाँ पे लगता है वहीं पे आदमी रहना शुरू कर देता है, इसी को प्रवासन कहते हैं। ठीक है, तो रोजगार। दूसरा है भूमि अधिग्रहण, सॉरी, भूमि जो है जमीन, ठीक है, जमीन का अधिग्रहण कर खनन एवं विकास की परियोजनाओं के कारण विस्थापन होता है। प्रवासन से जनजातीय संस्कृति एवं भाषा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बसता है तो उनकी संस्कृति और भाषा धीरे धीरे क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जैसे वो तो बस जाएगा, जैसे मैं अगर बाहर में जाकर रह गया तो मुझे खोटा बोलना आता है, मेरे तो आएगा ही, लेकिन मेरे जो बच्चे होंगे वो खोटा नहीं बोल पाएंगे। ठीक, मेरे जो संस्कृति है वो भूल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, संस्कृति और भाषा खतरा पे पड़ जाता है। ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल में कि पीढ़ी जैसे कि जिस पीढ़ी में जो व्यक्ति वो बोल करेंगे उसके बच्चे वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मैं अगर गया तो ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। महिला एवं बच्चों के शोषण तथा मानव तस्करी का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बसते हैं तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सुरक्षा भी प्रभावित होता है। वोट अगर दे रहे तो वोट बढ़ने की समस्या है। ठीक, सामाजिक सुरक्षा का भी खतरा बढ़ जाता है कि भाई दूसरे जगह पे जा रहे हैं, अनजान जगह है। ठीक है, हालांकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब आता है 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, ब्रिटिश दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण तथा जनजातियों के अपने दृष्टिकोण, 4 गो दृष्टिकोण है। अंग्रेजों का दृष्टिकोण, ओके, तो चाहे ब्रिटिश दृष्टिकोण हो, चाहे भारतीयों का दृष्टिकोण हो, चाहे संविधान का दृष्टिकोण हो, चाहे जनजातियों का दृष्टिकोण हो, किसी भी दृष्टिकोण से जनजातीय की अवधारणा अलग अलग होती है। इन अलग अलग जो परिभाषा बोला है कि ये जनजाति है, इसको जनजाति कहेंगे, ये बताना है। ठीक है, जनजाति, जन मतलब आम आदमी। ठीक है, आम आदमी जो जनजाति है। ठीक है, देखिए इनका एक दूसरा नाम है आदिवासी, आपने नाम सुना होगा आदिवासी। ये आदिवासी का अर्थ क्या है मालूम है, जो व्यक्ति आदिकाल से निवास कर रहा है उसको आदिवासी कहते हैं। जो व्यक्ति आदिकाल से निवास कर रहा है उसको आदिवासी कहते हैं। एक वर्ड है सदान, सदान का नाम सुना होगा आपने। ठीक, सदान मतलब जो व्यक्ति सदियों से निवास कर रहा है उसको सदान कहते हैं। ठीक है, तो ये जनजाति जो है ऐसे समुदाय को कहा जाता है जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। ठीक है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, उनकी अपनी एक परंपरा होती है, उनकी अपनी एक सामाजिक संगठन, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। विभिन्न विद्वानों तथा भारतीय संविधान ने जनजातियों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अवधारणा मतलब परिभाषा। सबसे पहले ब्रिटिश लोग जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने किसको जनजाति कहा। ठीक है, तो ब्रिटिश लोग यानी कि अंग्रेज का कहना है कि ब्रिटिश शासन में जनजातियों का मुख्य धारा से अलग और पिछड़ा समुदाय माना है। ये बोलते हैं कि ये जो है वैसी जनजाति जो मुख्य धारा से अलग और पिछड़ा है, उनका अध्ययन प्रशासनिक नियंत्रण तथा संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य से किया गया है। ब्रिटिश मानव शास्त्रियों ने जनजातियों का वर्गीकरण किया परंतु उनकी संस्कृति को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इसके अलावा जो ब्रिटिश शासन जनजातीय संस्कृति है वो क्या बोलते हैं कि ये लोग पहाड़ पर्वतों में भी निवास करते हैं। ठीक है, आप खुद से भी दिमाग लगा के इसको लिख सकते हैं। भारत का दृष्टिकोण है भारतीय विद्वान कि जनजातियों को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना है। उन्होंने जनजातीय संस्कृति, भाषा, परंपरा तथा सामाजिक पहचान के संरक्षण पर बल दिया है। विकास के साथ सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई है। संवैधानिक दृष्टिकोण, भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजाति को विशेष अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किया है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की सूची, अनुच्छेद 46 शिक्षा और आर्थिक हितों का संरक्षण, 5वीं एवं 6ठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रवासन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है सबका। फिर अपना दृष्टिकोण है कि जनजातीय स्वयं को प्रकृति का अभिन्न अंग मानते हैं। जल जंगल जमीन इनका नारा है, जल जंगल जमीन। ठीक है, उनका जीवन जल जंगल जमीन पर आधारित है। वे समुदाय जीवन, सामुदायिक जीवन, पारंपरिक और शासन, इन सभी प्रकृति पे रहना। ठीक है, जंगल के कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करना इनकी
संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ब्रिटिश दृष्टिकोण में जनजातियों को पिछड़ा माना गया है, भारतीय दृष्टिकोण से इन्हें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना गया है, और संविधान उनके अधिकारों के विकास की बात करता है। ओके, बाकी आपको खुद से भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रथागत, यानी कि जो हमारा प्रथा चलता आ रहा है, प्रथागत कानूनों की व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि वे संहिताबद्ध कानूनों से किस प्रकार भिन्न हैं। साथ ही आधुनिक कानून व्यवस्था में प्रथागत कानून के समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए तो आंसर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, चाहे आपको ज्ञान हो या ना हो। ठीक है, तो प्रथागत यानी कि जो चला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो प्रथागत कानून की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ऐसे कानून जो चला हुआ आ रहा है। ठीक है, बताइए कि वे संहिताबद्ध कानून से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि जो किताबी कानून है उससे किस तरह से भिन्न है। साथ में वर्तमान समय में जो कानून चल रहा है, नियम कानून, उससे क्या बदलाव की ज़रूरत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले प्रस्तावना, फिर प्रथागत कानून के बारे में बताया गया है, फिर संहिताबद्ध कानून, उसके बाद प्रथागत और संहिताबद्ध कानून में अंतर बताया गया है। प्रथागत जो चलते आ रहा है, ठीक है, संहिताबद्ध जो कानून लिखा गया है जैसे कि संविधान। नेक्स्ट, जनजातीय समाज में नातेदारी यानी कि किंगसिंग जिसको बोलते हैं, किंगशिप, कुल गोत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे नातेदारी के बारे में बताना है, कुल गोत्र के बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट, जनजातीय जाति निरंतरता की अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह भारत में जनजाति एवं जनजातीय समाजों में पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता है। देखिए, मैं दौड़ा दे रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब यार अभी ना काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। ठीक है, फिर भी मैं सोचा कि रात है, एक क्लास ले ही लेता हूँ। और ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हालांकि, लेकिन ज्ञान सागर ऐप में सभी 2 साल का पीवाईक्यू मिलेगा, नोट्स मिलेगा इस पेपर का। इसके अलावा सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 1, 2 से लेकर 8 तक, चारों 8 सेमेस्टर का नोट्स। ठीक है, सब कुछ सिर्फ 60 रुपया में, 4 साल तक एक्सेस। सांस्कृतिक आक्रमण प्रभुत्व ने जनजातीय क्षेत्रों के सार्वजनिक जीवन तथा पत्रकारिता को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये बताना है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, मैं दे दे रहा हूँ। और टाइम निकाल के मैं आपको एक नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन पेपर फिर से करवाऊँगा। जनजातीय संस्कृति के प्रमुख घटक की चर्चा कीजिए तथा उसकी परिवर्तनशील प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ओके, तो ये सब आपको कर लेना है घर में ही तैयारी अच्छे से। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत जनजातीय समुदाय के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं, जैसे कि वर्तमान समय में भाषा का उनका ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, उनकी संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, भूमि जंगल ये सब फैक्ट्री वगैरह लगा के उन लोग का जंगल ज़मीन को तोड़ फोड़ के घर को उजारा जा रहा है। ठीक है, आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं वे लोग भी, और पारंपरिक जो ज्ञान है उसका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ रहा है। ठीक है।